अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को इस वन शॉर्ट वीडियो के अंदर। और आज हम लोग देखेंगे भाई क्या चीज़ हम लोग इसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हाफ एक चैप्टर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और हाफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले तो ये बताता चलूँ, इसके अंदर से काफ़ी डिफरेंट किस्म के मज़े के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं MD कैट के अंदर, ईटा के अंदर और मुख्तलिफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो भाई केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं? देखो, केमिकल से तो वर्ड जो केमिकल है उससे माइंड में बात आ जाती है केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक का मतलब स्पीड, और स्पीड को केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं? रेट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी हम लोग इसमें देखते हैं कि एक रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। तो यही चीज़ हमने देखनी होती है किसके अंदर? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो भाई ये क्या है भाई? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने? रेट ऑफ द रिएक्शन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन में हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी देखेंगे और रेट लॉ भी देखेंगे। ये चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे भाई आज के इस लेक्चर के अंदर कि इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। के रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं। एंड थर्ड थिंग हमने देखनी है कोलिजन थ्योरी, और इसके बीच में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है हम लोग इंशाल्लाह देखते रहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी देखते रहेंगे और साथ ही साथ जो भी किस्म की चीज़ें आती रहेंगी, यूनिट्स और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ एक ओवरऑल व्यू बताया है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि भाई ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, तो इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात हो ही रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि भाई किस किस्म के रेट्स हम लोग आखिरकार इसके अंदर कैसे रेट्स डिस्कस करते हैं। भाई एक रिएक्शन होते हैं भाई फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कैसे होते हैं भाई? जैसे कि आपके पास आयोनिक रिएक्शंस है। आयोनिक रिएक्शंस ये बहुत तेज रिएक्शंस होते हैं, यूं चुटकियों में गुजर जाते हैं। पास फॉर एग्जांपल आपके पास है NaCl और प्लस है AgNO3। इससे मिलकर क्या बन जाता है हमारे पास? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो भाई आपके पास आ जाएगा AgCl3 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? NaNO3। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये एक आयोनिक रिएक्शन है। और इसी तरीके से दूसरा एक रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं स्लो रिएक्शन। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूं करूजन, यानी जंग लगना। तो भाई ये जो दो किस्म के रिएक्शंस हैं ये हम लोग जो है तो क्या करते हैं? डिस्कस नहीं करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। इनकी जो रेट है यानी जो स्पीड है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। भाई क्यों नहीं करते हैं भाई? क्योंकि जैसे कि आयोनिक रिएक्शंस होते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं भाई, बहुत क्विकली। कितने क्विकली हो जाते हैं भाई? मिली सेकेंड्स में हो जाते हैं। 10 टू द पावर -6 इतने क्विकली क्या हो जाते हैं? ये रिएक्शन हो जाते हैं, जल्दी से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिलकर रिएक्शन हो जाता है। तो भाई ये इतना क्विकली रिएक्शन हो जाता है कि इसका रेट यानी स्पीड के बारे में डिस्कशन करना बहुत फजूल है, लिहाजा इस चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। और एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि बहुत स्लो होते हैं, जैसे क्रूजन जंग लग जाना, इसके ऊपर सालों लग जाते हैं। तो आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट होता है तो जंग लग जाता है। तो वही जंग लगने में हम लोग क्या करते हैं? इसका वेट नहीं करते। तो इस किस्म के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस नहीं करते। तो भाई सवाल ये पैदा होता है फिर किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं? किस किस्म के रिएक्शंस को हम लोग केमिकल काइनेटिक में डिस्कस करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस को। मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस। भाई मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि भाई जिनमें पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, इस किस्म के रिएक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर हाइड्रोजन,
या नाइट्रोजन प्लस H2, इससे क्या बन गया हमारे पास NH3। तो ये क्या है, हेबर प्रोसेस है। हेबर प्रोसेस के जरिए क्या बन रहा है हमारे पास, अमोनिया बन रहा है। इधर 2 लगा दोगे, इधर 3 लगा दोगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है भाई, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर 3 बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं। तो कैसे ये बॉन्ड्स टूटे, ये ट्रिपल बॉन्ड कैसा टूटा, ये सिंगल बॉन्ड कैसे टूटा, और कैसे ये तीनों बॉन्ड बन गए, इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस। और ऐसे केमिकल रिएक्शंस की जो काइनेटिक्स है, यानी जो रेट है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं किसके अंदर, इसी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर। तो भाई याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ROR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई क्या बोलोगे इसको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के चेंज होने के साथ साथ क्या चेंज आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा कंसीडर करो, ये आपके पास है एक जनरल रिएक्शन, ये मैंने लिखा है ए बी से मिलकर क्या बना रहा है, सी बना रहा है। अब इसके अंदर होता क्या है भाई, इसके अंदर ये होता है कि मैं अगर लिखना चाहूँ रेट ऑफ द ROR में, रेट ऑफ द रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ROR अगर मैं ए के लिए लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट को हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और साथ ही साथ हम लोग नेगेटिव क्यों लगाते हैं, नेगेटिव इस वजह से लगा रहा हूं ए के साथ, क्योंकि वक्त के साथ साथ ए क्या होता जाएगा भाई, ए वक्त के साथ साथ खत्म होता जाएगा, यानी ए जो है तो हमारे पास खत्म होता जाएगा। इस वजह से हम लोग इधर क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। और इसके साथ ये जो कोफिशिएंट है, ये इसकी पावर बन के ऊपर लगा दोगे। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस चीज को हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं इस चीज को, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसको क्यों कहा जाता है भाई, क्यों, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें आप टोटल चेंज की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, टोटल चेंज की, यानी ए पहले इतना था, अब उसके बाद टाइम गुजरने के बाद इतना हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहे हो, बिग चेंज की बात कर रहे हो। बड़े चेंज की अगर आप बात करो तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, उसके लिए आप डेल्टा का साइन लगाओगे, डेल्टा का। जबकि अगर आप अगर आप इंस्टेंटेनियस ROR की बात करो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो, तो तब आप क्या काम करोगे, तब आप इस डेल्टा की जगह आप डी लगा लोगे। डी क्या होता है, डी डिफरेंशियल को कहते हैं। डी किसके लिए यूज होता है भाई, डी स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, स्मॉल चेंज के लिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या है, डी है स्मॉल चेंज, यानी हर एक पॉइंट पर आप बताओ कि 1 मिनट बाद, 30 सेकंड्स बाद, 20 सेकंड बाद ए में कितना चेंज आया, ए कितना खत्म हुआ, स्मॉल चेंज के लिए, ओवरऑल चेंज के लिए नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, स्मॉल चेंज के लिए आप क्या लगा सकते हो, यहां पर डिफरेंशियल का साइन लगा सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा मैं आपको यहां पर सिखा रखा हूं, सर आप ये क्या सिखा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मैं आपको ये सिखा रहा हूं भाई कि आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे कैसे, या रेट ऑफ रिएक्शन कहते किसको है। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो आप बोलोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर स्मॉल चेंज की बात करो तो डिफरेंशियल का साइन लगा दोगे, डी लगा दोगे बस। और इसको अगर लार्ज चेंज की बात करो तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अगर स्मॉल चेंज की बात करो तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसको कहते हैं। इसी की तरह अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, जैसे सी की बात करूं, तो उसके लिए एवरेज रेट में क्या लिखूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां पर इसके पास जो कोफिशिएंट है ये ऊपर पावर बन के आ जाएगा। अब ये आप खुद ही समझ गए हो। यहां पर माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, माइनस का साइन इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि प्रोडक्ट तो बन रहा है, प्रोडक्ट तो बनता है, प्रोडक्ट तो खत्म नहीं होता। इस वजह से इसके साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, जो कि मैंने यहां पर ऑब्वियसली लगाया नहीं है।
इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं इसका लिखूं, यानी एक एक जगह के ऊपर अगर मैं स्मॉल चेंज मालूम करना चाहूं तो यहां पर डेल्टा की जगह मैं क्या लगा दूंगा, डी लगा दूंगा। तो भाई डी क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंशियल हो जाएगा, यानी स्मॉल चेंज के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। अब इसी चीज को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, ग्राफिकली आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप रिएक्टेंट का ग्राफ बनाओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है तो ग्राफ यू बन जाएगा। अगर प्रोडक्ट का बनाना चाहते हो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात सोचने की ये है कि भाई रिएक्टेंट खत्म होते होते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, तो ये सीधा हो जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी भाई, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। आप बोलोगे कि बस यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्रोडक्ट की भी बिल्कुल सीधा नहीं, ऐसे कर्व आएगा, कर्व आने के बाद ये बिल्कुल इस तरीके से सीधा हो जाती है लाइन। सीधा इस वजह से हो जाती है क्योंकि भाई प्रोडक्ट जितना, देखो 100% हर एक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, 100% एक रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग क्या काम करते हैं कि इसका स्ट्रेट ग्राफ नहीं बनाते हैं, एक स्लोप में बनाते हैं, स्लोप में। और स्लोप में बनाने के साथ आखिर में तुम क्या कर दोगे, उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करोगे ताकि तुम इक्विलिब्रियम को बता सको कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम फिर स्टेबलिश हो जाता है। एनी हाउ, तो ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। अगर आप चाहो फाइनल माइनस इनिशियल मालूम करना चाहो कि रिएक्टेंट में कितना चेंज आया तो आप ये लगा सकते हो। अगर आप ये मालूम करना चाहो कि जब यहां पर पहुंचा था तो टाइम कितना गुजरा था, कितनी कमी आई थी, फिर यहां पे जब पहुंचा था रिएक्शन तो कितना रिएक्टेंट कम हुआ था और कितना टाइम गुजर गया था, फिर यहां पर जब पहुंचा था रिएक्शन तो कितना रिएक्टेंट कम हुआ और कितना टाइम हो गया। तो स्मॉल चेंजेस के लिए आप क्या लगा सकते हो भाई, यहां पर डिफरेंशियल का साइन भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो। और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। रेट लॉ कहता है कि रेट लॉ एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ, रेट लॉ किस चीज की डिपेंडेंस को एक्सप्लेन करता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीशीज इन अ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन में स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उस चीज के ऊपर क्या डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन हो रहा है, ए और बी मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ए और बी जो स्पीशीज हैं, किसी भी किस्म की स्पीशीज हो सकती हैं, ठीक है, तो उन रिएक्टेंट्स के ऊपर क्या करता है, उन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या करता है भाई, डिपेंड करता है। ठीक है कि नहीं। रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है भाई। कंसंट्रेशन माने मिकदार पर डिपेंड करता है। और ये जो डिपेंडेंस है ये बड़ी कम्प्लेक्स है, यानी ये बड़ी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस, हम खाली क्या डिस्कस करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म स्टडी करते हैं डिपेंडेंस की। ये दो चीजें हम लोग स्टडी कर ही नहीं सकते। अब ऐसा क्यों है भाई, जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना भाई। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो आपको क्या लगता है कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, क्या रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाएगी? क्या मैं बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी? क्या मैं बी की कंसंट्रेशन को अगर 4 गुना कर दूं तो रिएक्शन की स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगी? कंसंट्रेशन माने मिकदार। देखो ये ए है, ये बी है, जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। अच्छा मैं अभी क्या बताने जा रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं भाई कि आपके पास रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है। अगर आप बी की कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ा दो, ये 4 गुना ज्यादा हो जाए, तो ये ज्यादा इसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड भी 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर इसकी में जो है उसे क्या कहते हैं, तादाद को 2 गुना बढ़ा दूं बी की कंसंट्रेशन को, तो ये उतने ज्यादा ए के साथ रिएक्शन करेंगे तो डबल रेट ऑफ द रिएक्शन, ये स्पीड ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगी। ऐसा बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ऐसा क्या हुआ था भाई, ऐसा बोला गया था भाई किसके अंदर, यहां पे लिख देता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने पेश किया था भाई, दो साइंसदान थे, गुल्बर एंड वेज।
इन्होंने कहा था भाई कि अगर तुम रेट ऑफ द रिएक्शन जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर तुम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो पावर 2 तो रिएक्शन की स्पीड भी डबल हो जाएगी। ठीक है, बल्कि मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अगर तुम ROR रेट ऑफ द रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर तुम इसकी कंसंट्रेशन को 4 गुना करते हो तो स्पीड भी 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर तुम इसकी कंसंट्रेशन को 0 रखते हो, यानी इसका कोई भी इफेक्ट, मतलब इसको बिल्कुल 0 कर दो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिर नहीं होगा। या इसको 1 गुना बढ़ा दूं तो 1 गुना रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये किसने कहा था, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर गुल्बर्ट एंड वेक ने कहा था, जो कि गलत बात है, जो कि गलत बात है। ये वैलिड नहीं है। कुछ एक रिएक्शंस के ऊपर ये वैलिड है, लेकिन ओवरऑल दुनिया के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो इन चीज़ों के ऊपर वैलिड नहीं होते। भाई होता क्या है, होता ये है असल में कि भाई अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन में 10 गुना बढ़ा दूं तो ज़रूरी नहीं है कि 10 गुना रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए, हो सकता है कि कम हो जाए, हो सकता है कि कम हो जाए। क्या मैं बी की कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा दूं 5 गुना, तो जरूरी नहीं है कि 5 गुना जो है तो रिएक्शन की स्पीड बढ़े, हो सकता है 2 गुना रिएक्शन की स्पीड बढ़े, हो सकता है बढ़े ही नहीं, या हो सकता है ऐसा कि बी की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होने की बजाय कम हो जाए, नेगेटिव में चला जाए, नेगेटिव में चला जाए। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया था भाई, रेट लॉ आया था। उसने कहा था कि जो रिएक्शन का जो रेट है ROR है वो इन स्पीशीज पर, इन रिएक्टेंट की स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है, और ये डिपेंडेंस बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब पता नहीं चलता कि इसकी रिएक्टेंट को मैं अगर मैं उसको कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। खाली इस चीज को मालूम करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है एक्सपेरिमेंटल, वो तरीका है एक्सपेरिमेंटल। यानी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगी, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो तब आपको पता चलेगा भाई क्या कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। यानी रेट लॉ खाली किस चीज के ऊपर वैलिड है भाई, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये कैसा लॉ है भाई, ये एक्सपेरिमेंटल है। यानी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए की जो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ी या नहीं बढ़ी। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, हम लोग इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि हम लोग कहते हैं ROR हैज डायरेक्ट रिलेशन विद कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर x, ROR has direct relation with the concentration of B to the power Y। हम यहां पर 1 2 नहीं लिखते, हम लोग x एंड y लिखते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, एक कांस्टेंट लगा दोगे, इसको आप क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट बोलोगे। रेट लॉ का ये कांस्टेंट है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर x एंड y। अब x एंड y कुछ भी हो सकते हैं, यहां पर x एंड y कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप A की कंसंट्रेशन बढ़ाओ और ऊपर तुमने लिख दिया हो -1, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होने की बजाय कम हो गई, -1 हो गई। क्या हो गई, -1 हो गई। जरा गौर से सुनना, ये जो x और y है ये क्या है, चलो ये थोड़ा सा बताता हूं आपको, जरा गौर से देखें, जरा गौर से देखें कि ये x और y क्या है। भाई ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये जो x और y है, x प्लस y, x प्लस y को मैं क्या बोलता हूं, x प्लस y को मैं कहता हूं, इसका मतलब मैं सम ले लेता हूं, ये x का भी और y का भी, दोनों का मैं सम ले लेता हूं, ओवरऑल बात कर लेता हूं दोनों की। इसको मैं कहता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यानी x और y है, अगर इनको सम करो तो इसको ओवरऑल ऑर्डर बोलोगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं भाई, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं।
पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर +1 हो तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, +2 हो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, +3 हो तो हम लोग उसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, अगर 0 हो तो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर यहां पे 0 है तो इट्स मीन दैट कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन को घंटा फर्क आया है, रिएक्शन को कोई फर्क ही नहीं आया भाई। रिएक्शन की किस चीज पे कोई फर्क नहीं है, स्पीड पे कोई फर्क नहीं आया, समझी कि नहीं। +1 1 गुना बढ़ गए, डबल हो गए, +2 4 गुना हो गए, +3 6 गुना होगी रिएक्शन की स्पीड कंसंट्रेशन बढ़ाने से, ठीक है कि नहीं। नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम हो जाएगी। जब भी 0 होगा, 0 का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नाम तो सुना होगा आप में से, अगर कोई रिपीटर है तो उसने नाम तो सुना होगा कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड ही नहीं कर रही। यानी एक अगर ऊपर 0 है तो हम कहेंगे भाई ए भैया तू अपना काम कर, तेरे उसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा कुछ, ठीक है कि नहीं। और इसके अलावा एक और चीज भी हो सकती है बेटा, मैंने यहां पर कुछ भूल रहा था, मेरे माइंड में आ रहा था कि ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन यानी 1/2। इसके अंदर भी ये चीजें क्या हो सकती हैं, हो सकती हैं। अरे सर भाई समझ नहीं आई, पता नहीं क्या लगे हुए हो, बताओ अपने साथ लगे हो, जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो भाई। मैंने ये बात की कि पहले था एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको गुलबर्ग एंड वेग ने पेश किया था तुम्हारी पुप्पो के ज़माने में, जब वो छोटी हुआ करती थी। बहुत पुराना लॉ है तो सही है, उस ज़माने में ये लॉ था। गुलबर्ग वेग ने कहा था अगर ए की कंसंट्रेशन ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर बी की कंसंट्रेशन मिकदार को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फिर भी 4 गुना 5 गुना हो जाएगी। यानी रेट ऑफ द रिएक्शन इनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर रेट लॉ आया, रेट लॉ ने कहा नहीं भाई ये तो एक्सपेरिमेंटल है, तुम बता ही नहीं सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके बताओगे कि भाई ए की कंसंट्रेशन को ज्यादा करने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ी या कम हुई, या उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं आया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। तो ये सारी चीजें हमने क्या की हैं, एक्सप्लेन की हैं। और ये डिपेंडेंस जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको बस पता हो किसको रेट लॉ कहते हैं, आपको पता हो कि बस इसको क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। अच्छा देखिए, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस ROR में अगर मैं A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन 1 ले लूं, यानी यूनिटी ले लूं, तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने 1 ले ली, इसकी कंसंट्रेशन मैंने 1 ले ली, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 की पावर जो भी हो तो 1 ही आता है। तो यानी अगर मैं इसको यूनिटी ले लूं तो ROR किसके बराबर हो जाएगा, ROR बराबर हो जाएगा K के, यानी K बराबर हो जाएगा ROR के। K क्या है आपके पास, K है रेट लॉ कांस्टेंट, और ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन भाई क्या है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। आपके कोर्स का हिस्सा क्या है, एमडीकैट ईटा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कांस्टेंट है रेट लॉ का, इसका यूनिट और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये चीज़ बड़ी सारी इंपॉर्टेंट है। बुक मैंने हाथ में इसलिए पकड़ी थी कि मैं ये स्टेटमेंट लिखना चाहता था बुक से। आप सुनो गौर से, ये देखो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन के ये रिएक्टेंट के साथ मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इस 1 को इधर ऊपर चढ़ा दिया, dx/dt। ये तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या रेट लॉ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे किसके कांस्टेंट आ जाएगा और साथ टू द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्या है भाई, 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर क्या है, 2 कंसंट्रेशन है, 2 है यहाँ पर, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, सेकंड ऑर्डर बोलोगे। क्या बोलोगे आप, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलोगे। और ये सिंपल सी चीज़ें जो हैं आपकी किताब के अंदर लिखी हुई होती हैं, जिसके ऊपर आपका गौर नहीं जाता। आप करते क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो सेकंड ऑर्डर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप कह सकते हो भाई ये H2 है प्लस I2 है, ये मिलकर 2HI बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक H dx/dt आ जाएगा K, एक आ जाएगा H2 और दूसरा आ जाएगा I2।
यानी 1 इसका 1 इसका, तो ये भी सेकंड ऑर्डर है। सही, इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को सम करें तो ये क्या आता है, इससे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आता है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इंडिविजुअली एक एक करके आ जाएंगे, इसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे हम लोग। ठीक है कि नहीं। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी मैं आपको बता चुका हूँ रेट लॉ में कि वो जो एक्स वाई था ऊपर, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। वो क्या हो सकता है भाई, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। लेकिन भाई मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि बुक के अंदर आपकी इस तरीके की सिंपल सी स्टेटमेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में बहुत सिंपल सा लिखा है, लेकिन इसी बुक के अंदर से देखो, इसी बुक के अंदर से एमडीकैट का एमसीक्यूज कैसे निकाला है उसने, कि उसने ये जो स्टेटमेंट है ये लिख डाली। ये आपकी बुक के अंदर गिवन है कि भाई गैस फेस ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, कौन सा ऑर्डर होता है इसका, इसका ऑर्डर क्या होता है। ये एमसीक्यूज था एमडीकैट का। क्या था भाई कि गैस फेस ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर 1 2 3 0, ये ऑप्शंस थे। अब इसके लिए तुमने करना क्या था भाई, अब तुम यहां पर उस टाइम प्रेशर होगा एग्जाम के दौरान, तुम बोलोगे यार इसमें क्या आंसर आता होगा, ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बड़ा डीपली क्वेश्चन। डीपली नहीं, आसान है। तुमने खाली क्या करना है, तुमने यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड की क्या कर लेनी है, ऑक्सीडेशन कर लेनी है। ये आपके पास है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, O के साथ मिलकर ये क्या बना लेता है भाई, NO2 बना लेता है। क्या बना लेता है भाई, NO2। ये है आपके पास क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जरा देखो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा। अब यहां पर आप लिख दें dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू K, और साथ क्या आ जाएगा NO, और ऊपर क्या आ जाएगा NO के 2, और साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो अकेला है तो इसके साथ क्या आ जाएगा 1, 2 और 1 से क्या आ जाएगा 3, यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है। अब देखो कितना सिंपल सा एमसीक्यूज आपकी बुक में से ही उठा के उसने आपको आपके मुंह पे मार दिया, लेकिन आपको नहीं आता होगा उस एग्जाम के दौरान। क्यों भाई, इस वजह से नहीं आता होगा क्योंकि आपने बुक को देखा नहीं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं भाई कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बड़ा डीपली लेक्चर देख लिया, ठीक है, बुक में तो इतना छोटा छोटा सा लिखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन साथ इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी लिखी हैं। मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, जरा गौर से सुने। मैं बताना ये यहां पर आपको चाहता हूं कि जरा गौर से सुनना कि तुम इन चीजों को लाइट लेकर किताब को नहीं देखते। तुम ऐसा काम करते हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनके ऊपर यूट्यूब के ऊपर डिटेल में वीडियोस देख लेते हो। मेरे जैसा कोई टीचर पकड़ते हो कि सही हमने डीपली पढ़ाए और ये कर ले, डस डूस कर ले, ठीक है कि नहीं, थोड़ी अपनी भी तारीफ कर लेता हूँ। तो क्या है भाई कि आप इस तरीके से अपने नोट्स वगैरह बना लेते हो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो इस किस्म का आता है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो तुमने इस तरीके से डीपली स्टडी तो करनी है यूट्यूब और चीजों से, अपने नोट्स तो बनाने हैं, लेकिन ऑलवेज फॉलो योर बुक। अपने बुक को हाइलाइटर से लेकर एक एक पॉइंट देखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ये दिल में नहीं कहना कि इसमें कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। पॉइंट, एक एक पॉइंट देखोगे कि अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमेशा टेक्स्ट बुक से 5 6 8 10 एमसीक्यूज निकाल के वो देते ही देते हैं। टेक्स्ट बुक से, आपकी टेक्स्ट बुक से सिंध है, पंजाब है, केपी है, बलोचिस्तान है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको खामखा आपने देखना है और उसको भी हाईलाइट करना है। अगर उसको टेक्स्ट बुक को पीछे छोड़ दिया तो फिर आपके लिए बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। अभी हमने निकाला था यहाँ पर ROR का रेट कांस्टेंट, ROR इज इक्वल टू K। उस K के बारे में बड़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्या पूछा जाता है, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी यूनिट ऑफ K का यूनिट क्या है भाई। K का यूनिट आप थोड़ा सा रटो, पहले मैं आपको निकालना भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रट लो यार। खैर है ना, तुम मेरे प्यारे स्टूडेंट नहीं हो, थोड़ा सा इसको रट लो। सेकंड, बस ये तुम इसको रट लो। और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। आर आपके पास क्या था, आर आपके पास था पर यूनिट टाइम, यानी आपके पास कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम था। ROR किसके बराबर था, रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर था, K के। तो K जो है यानी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा कि कंसंट्रेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या था, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर,
ठीक है। और इसी तरीके से टाइम से नीचे से सेकंड आ गया तो मैंने इसको नीचे से ऊपर ले गया तो सेकंड इनवर्स हो गया, ठीक है। और कुछ और चीज़ें भी करते हैं, डिराइव करते हैं, तो ये ऊपर ये -n भी आ जाता है। तो ये जनरल यूनिट है आपके पास किस चीज़ का, k का। ये k का यूनिट है। ये आप माना ये क्या फजूल मार्कर है। अच्छा, इसको आप क्या कर लो, अपने पास नोट कर लो। अब इसी चीज़ से, इसी फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, आप मुख्तलिफ ऑर्डर्स निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या यूनिट होगा। ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताओ, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है, तो आप कैसे बताओगे। जस्ट यहाँ पर आप ज़ीरो पुट कर दो, तो इधर से क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस ज़ीरो। 1 माइनस ज़ीरो से आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 1 माइनस ज़ीरो से आपके पास पर सेकेंड, 1 माइनस ज़ीरो से 1 ही आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा मोल, लीटर और पर सेकेंड। ये आपके पास किस चीज़ का यूनिट है भाई, ये आपके पास ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछा जाए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताएं, एमसीक्यूज आ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट बताएं। एन की जगह खाली क्या पुट कर दोगे, एन की जगह खाली क्या पुट कर दोगे, एन की जगह खाली पुट कर दोगे 1। तो देखो 1 और 1 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0। 0 जिसकी भी पावर हो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। इतना पता है कि नहीं, इतना पता है कि नहीं, 0 जिसकी भी पावर हो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये सारे का सारा कट जाएगा, तो यहाँ से k किसके बराबर आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा पर सेकेंड के। यानी आप देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, पर सेकेंड, 1/सेकेंड। पर सेकेंड जो है फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट है। अब 4 ऑप्शन वो आपको दे रहा होगा, तो पर सेकंड तो आपको लगेगा ही नहीं, आप बोलोगे पर सेकंड तो फर्स्ट ऑर्डर का हो नहीं सकता, तो कैसे कुछ और मार लोगे। लिहाजा आप इस फार्मूले के जरिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी का भी निकाल सकते हो, सेकंड का भी निकाल सकते हो, इधर 2 पुट कर दो, थर्ड का भी निकाल सकते हो, इधर 3 पुट कर दो। निकाल के बताऊं या आप खुद ही निकाल लोगे, खुद ही निकाल लोगे ना, आसान है। 2 पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे, तो बस इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास सेकंड और थर्ड ऑर्डर का यूनिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो भाई, यूनिट निकाल सकते हो। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछे, अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछे कि ये बताओ कि एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, उसकी कंसंट्रेशन अगर मैं डबल कर दूं, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन में डबल कर दूं और उसकी स्पीड 4 गुना हो जाए, उसकी स्पीड 4 गुना हो जाए। एक रिएक्शन है जिसकी कंसंट्रेशन डबल करने से रिएक्टेंट की रिएक्शन की स्पीड 4 गुना बढ़ गई है। अब उस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनो। एक रिएक्टेंट की स्पीड को अगर मैं डबल कर दूं और कंसंट्रेशन डबल करने से रिएक्शन की स्पीड 4 गुना बढ़ गई है, अब ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो कितने मुश्किल क्वेश्चन आप कैसे बताओगे, सिर्फ जस्ट इस फार्मूले से बता सकोगे। रेट कितना उसने कहा है, 4 गुना बढ़ जाएगा अगर कंसंट्रेशन में डबल कर दूं, ऊपर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई। तो यहां पर मैं इसका स्क्वायर ले सकता हूं, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो n किसके बराबर आ जाएगा भाई, n बराबर आ जाएगा 2 के, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। देखो देखो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन न्यू फिंगर टिप्स पे तुमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, रेट 9 गुना बढ़ जाए, चलो वही चीज है लेकिन बस रेट 9 गुना बढ़ जाए अगर मैं कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दूं, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दूं और रेट जो है कितना हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। अब उसका ऑर्डर बताएं, तो ऑर्डर कैसे आप बताएंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी खेल आ सकता है। अगर वो तुम्हें कहे भाई कि इतने गुना स्पीड बढ़ जाएगी और ये वगैरह, तो आप फ्रैक्शन में भी इसको ला सकते हो। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो इस फार्मूले से। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन की स्पीड फाइंड करो।
आप बोलोगे कि स्पीड का तो मुझे नहीं पता भाई, वो तो रेट लॉ कहता है कि एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो एमडी कैट में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई स्पीड के बारे में बताओ कि स्पीड कितनी होगी एक रिएक्शन की, जब क्या हो, जब आपके पास कंसंट्रेशन डबल हो और ऑर्डर कौन सा हो, ऑर्डर उस रिएक्शन का 3 हो। ये उसने आपको चीजें दे दी कि एक रिएक्शन की कंसंट्रेशन डबल है, उसका ऑर्डर 3 है और उसकी स्पीड क्या होगी। अब ऐसा एमसीक्यूज आ जाए तो आप क्या करोगे? अगेन वही फार्मूला यूज करोगे, कि आर हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए एन। रेट मालूम करना है, इसको यूं ही छोड़ दो। कंसंट्रेशन 2 दे दी, ऑर्डर कितना दे दिया, 3 दे दिया, तो ले लो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो रेट कितना आ जाएगा आपके पास, 8 गुना आ जाएगा। ऑप्शंस में 8 16 32 कुछ होगा तो आप 8 पे क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। तो ये तरीका है भाई किस तरीके से आप क्या कर सकते हो,